हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिम दाद है और आप मेरा चैनल देख रहे हो सर आसिम। दोस्तों, इस चैनल में आपको दो तरह के मटेरियल्स मिलेंगे। पहले तो ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ बुक्स की समरी कराया जाएगा और दूसरे यहाँ पे आपको ग्रामर इन डीप सीखने को मिलेगा और एक लिमिटेड ड्यूरेशन में हम लोग ग्रामर की पूरी कोर्स करवाएंगे, जिसके लिए हम लोग एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। इस बुक में आपको 10 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो रशिया के बारे में है। रशिया के बारे में कहता है कि रशिया एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी मुल्क है पूरी दुनिया में। और फिर वो कहता है कि जोग्राफिकली तौर पर रशिया कर्ज है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ इसमें रशिया के पोर्ट्स है, जितने भी उसके पोर्ट्स है तो हमेशा उसमें बर्फ़ रहती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं और वो अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकता है। दूसरी ये बता देता है कि रशिया के नेवर बी द पावरफुल स्टेट, कभी भी पावरफुल स्टेट नहीं बनेगा। अगर अभी तक उसने अपना ये प्रोग्रेस को मेंटेन किया है तो उसकी बड़ी वजह उसके नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसकी हम लोग कह सकते हैं गैस है और ऑयल है। और इसकी गैस और ऑयल सबसे ज़्यादा जो सप्लाई हो रही है वो है यूरोप, जिसकी बड़ी एग्जांपल है जर्मनी, जहाँ से गैस सप्लाई होती है जर्मनी के लिए। दूसरे वो कहते हैं कि जो रशिया है उसने अभी ट्रेड कर रहा है वो है ब्लैक सी के ज़रिए से। यूरोप के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड कर पा रहा है उसके साथ। और नेक्स्ट बता देता है कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो है ना ब्लैक सी में होती है। और सबसे पहले ये एक मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ ये कंबाइन था, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन कहते हैं, जिसमें हमारे पास 15 कंट्रीज़ थे। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका वो है चाइना के बारे में। चाइना के बारे में कहता है कि चाइना जोग्राफिकली तौर पर कर्ज भी है और ब्लेसिंग भी है, क्योंकि जो चाइना के जितने भी बॉर्डर्स हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ लग रहे और इसको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बॉर्डर से एक थ्रेट भी है। और नेक्स्ट इसके फिर क्लैश के बारे में बताया कि मुख्तलिफ़ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया कि इंडिया और चाइना का, जिसके बारे में वो बताते हैं कि 1962 में एक वार लड़ी गई चाइना और इंडिया के दरमियान, जो एक मंथ तक चली और आगे नहीं चल सका। उसकी बड़ी वजह ये है कि इंडिया और चाइना के दरमियान एक बड़ी सी पहाड़, जिसको हम लोग हिमालयास कहते हैं, जिसकी वजह से चाइना पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अटैक किया जा सके। फिर वो नेक्स्ट बता देता है कि चाइना और इंडिया के जो वार हुई है वो है तिब्बत के बारे में, तिब्बत के ऊपर जो एक एरिया है चाइना और इंडिया के दरमियान पाया जाता है। इसमें मुख्तलिफ रिवर्स चाइना की ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें से येलो रिवर और 2 और रिवर्स हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है चाइना के एग्रीकल्चर के लिए। अगर टिम मार्शल साहब ये भी कहता है कि अगर इंडिया अटैक करे यानी कब्ज़ा करे तिब्बत पर, तो वो ईज़िली से चाइना के हर्ट लैंड पर अटैक कर सकते हैं। ईज़िली से मतलब ये है कि वो चाइना को अटैक कर सकता है। जो नेक्स्ट चैप्टर इस बुक में वो है यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कहते हैं कि जोग्राफिकली तौर पर ब्लेसिंग है। उसकी ईस्ट और वेस्ट साइड पे पैसिफिक और अटलांटिक ओशन है, और बाकी जो साइड है नॉर्थ और साउथ, उसमें जो जितने भी कंट्रीज़ है वो फ्रेंडली है इसके साथ। तो वो कहता है कि जितने भी बॉर्डर्स है उसको ज़्यादा थ्रेट नहीं है किसी से भी। नेक्स्ट कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हम लोग कह सकते हैं कि वेपन सप्लायर है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को, जिसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि ताइवान को जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है। ये हो गई हम लोगों का तीसरा चैप्टर। उसके बाद वो एक्सप्लेन कर देता है कि वेस्टर्न यूरोप के बारे में बता देता है कि एक ब्लेस्ड है, और सबसे बड़ी वजह इसकी तरक्की की है जियोग्राफी भी है, और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और जितने भी इसमें रिवर्स है वो कहता है कि वो सब ट्रेड के लिए बने होते हैं। मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ ये इन रिवर्स के ज़रिए से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट और इसकी सॉइल के बारे में बताते हैं, वो भी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के मुताबिक उससे भी तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर देता है कि इसके यूरोप में जो लोग हैं एम्प्लॉयर्स हैं वो स्किल्ड और एजुकेटेड आपको मिलेंगे।
जो हम लोगों के पास 5वां चैप्टर वो अफ्रीका के बारे में है। दोस्तों ये अफ्रीका के बारे में बता देता है कि आज तक अफ्रीका पसमानदा रहा है, बहुत पीछे रहा है। तो ये बहुत, इसकी वजह ये है कि ये दुनिया से बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है। मतलब ये है कि बहुत, अगर इसमें टेक्नोलॉजिकली तरक्की आई है तो सदियों बाद आई है इसमें तरक्की। और फिर कहते हैं कि अफ्रीका में आपको बहुत ज़्यादा आपको रिवर्स मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगी, लेकिन ये कहते, टिम मार्शल साहब कहते हैं कि जो रिवर्स है, वाटरफॉल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो ट्रेड के लिए एफिशिएंट नहीं है। मतलब ये है कि वो उसको ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि जो अफ्रीका है रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब इसमें है कि कोल है, गैस है, ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है। अगर ये तरक्की नहीं कर पा रहा तो इसकी पुअर मैनेजमेंट है और पुअर लीडरशिप है, जिसकी वजह से अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं करप्शन भी है। नेक्स्ट कहता है कि अफ्रीका मुख्तलिफ डिजीज़ से भी हिट है, जिसमें मलेरिया है, HIV है, मुख्तलिफ चीज़ों को वो इसमें एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद वाली जो चैप्टर है छठा वो है मिडल ईस्ट के बारे में। मिडल ईस्ट के बारे में कहता है कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा वायलेंस रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंसी है 3 मज़हब की ज़्यादा है, जिसमें जुडिज़म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। मतलब इन रिलीजन्स के दरमियान या तो मुख्तलिफ सेक्ट्स के दरमियान हमेशा लड़ाई होती है, या तो सुन्नी शिया को लेकर इनके दरमियान लड़ाई होती है। इसको भी वो एक्सप्लेन कर देता है। नेक्स्ट वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को मिडल ईस्ट में एक्सप्लेन करता है, जिसमें वो ईरान का भी बारे में भी बता देता है कि ईरान के जितने भी पहाड़ है तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड होते हैं। जिसके एक पहाड़ के बारे में कहता है कि वो इतना एक्सटेंड है जो इराक और तुर्की में पूरा एक्सटेंड होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ख़त्म होता है, जिसकी वजह से ईरान ने कई दफ़ा ये धमकी भी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो क्लोज़ करेगी, जिसकी वजह से US की पूरी इस पर कड़ी नज़र रही है ताकि इसमें बंदिश की कोई वो ना हो। और अगर ये बंद भी कर दे तो पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली लेवल पे बहुत ही बड़ी कोलैप्स फेस करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वो बता देते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कि ये हमेशा ये जो 2 कंट्रीज़ है इन अपोजिशन रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे हैं। और वो फिर बता देता है कि 4 जंगें इन दोनों कंट्रीज़ ने जो है लड़े हैं जो कश्मीर के ऊपर, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने जितने भी अटैक किए हैं आज तक कश्मीर पर उसने अपना पूरा कब्ज़ा नहीं जमाया, मतलब उसने कब्ज़ा नहीं कर सका है। नेक्स्ट वो पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री के तौर पर इंडिया से बहुत ही ज़्यादा वीक है। फिर वो बता देते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्रोविंसेस है, उनमें हमेशा जो है ना प्रोविंसेस हमेशा ख़िलाफ़ रहे, क्योंकि दूसरे प्रोविंस वाले कहते हैं एक को बजट ज़्यादा मिलता है और एक को कम मिलता है। तो अपोजिशन एक ही कंट्री में मुख्तलिफ प्रोविंसेस की रही है। फिर वो इम्पोर्टेंस बताते हैं कि प्रोविंस के बलूचिस्तान के बारे में कि वो कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान ना हो तो यहाँ पे कोई भी पाकिस्तान जैसे कोई भी मुल्क नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये इनरिच इन नेचुरल रिसोर्सेज में, जिसको वो एग्जांपल देता है गवादर पोर्ट की, जिसमें 1979 में सोवियत यूनियन ने इन्वेट किया था अफ़गानिस्तान पे। उसकी जो बड़ी वजह थी कि ताकि वो इस पर अपना कब्ज़ा जमाए गवादर पोर्ट पे, जो डीप और एक वार्म पोर्ट है, जिसकी वजह से अरबियन सी के ज़रिए से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकता था। फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता देता है, और इंडस रिवर के बारे में कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा कन्फ्लिक्ट, और इंडिया ने कई दफ़ा ये थ्रेट भी दी है, ये धमकी भी दी है कि वो इंडस रिवर को बंद कर देगी। इंडस रिवर दोस्तों तिब्बतियन प्लेट्यू से शुरू होकर कश्मीर से होते ही पाकिस्तान में इंटर होता है। जो पाकिस्तान की जितनी भी कॉटन की इंडस्ट्रीज़ है, यानी एग्रीकल्चर के मुताबिक अगर इंडिया इसको बंद भी कर दे तो इकोनॉमिकली लेवल से जो कॉटन की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें बहुत ही बड़ी जो है कोलैप्स फेस करना पड़ेगा पाकिस्तान को। फिर वो नेक्स्ट चैप्टर वो एक्सप्लेन कर देता है कोरिया एंड जापान के ऊपर। वो कोरिया के बारे में बता देता है कि पहले वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कोरिया है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया, तकसीम हो गया, एक नॉर्थ कोरिया दूसरा साउथ कोरिया। फिर वो नॉर्थ कोरिया के बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा
اور وہ کہتا ہے کہ نارتھ کوریا ملٹری کے حساب سے بہت زیادہ پاورفل ہے، جو اگر ساؤتھ کوریا پر اٹیک بھی کرتے تو وہ اس کو ایزیلی سے کاؤنٹر کر دے گا۔ پھر اس میں وہ اس کے بعد والے جو چیپٹر لیٹن امریکہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بھی نیچرل ریسورسز سے مطلب انرچ ہے، اگر ترقی کر رہا ہے تو اپنے جغرافی۔ دوستو جو نیکسٹ بک کے ہم لوگوں کے پاس سمری ہوگی وہ ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری، جس کا اتر ہے ایناٹول لیون۔ تو نیکسٹ جو لیکچر ہوگی وہ اس بک کے اوپر جو ہے جو اس کی سمری ہوگی۔